अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज एक दफ़ा फिर आपका भाई अहमद तुर्की इस्तांबुल से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझसे एक बात कही कि सर काइंडली आप हमें ज़रा डिटेल में बताइए कि तुर्की का वीज़ा आखिर रिजेक्ट क्यों होता है और इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को इस सिलसिले में थोड़ी एक डिटेल वीडियो बना के इस बारे में बताया जाए कि भाई आखिर मेन वजह क्या है जो तुर्की का वीज़ा रिजेक्ट होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि तुर्की के वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, वो क्या होती है और आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि अगर एक शख्स को वीज़ा अप्लाई करना है तो आखिर वो शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, तो मैं आपको जॉब करने वाले और बिज़नेस करने वाले दोनों लोगों के लिए अलग अलग सेपरेटली समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं उन लोगों का बताता हूँ आपको जो लोग जॉब करते हैं। ठीक है, देखें, अगर एक आदमी जॉब करता है और उसको उसकी जॉब पे 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड गुजर गया है, ठीक है, तो ये है कि सबसे पहले तो वो अपनी कंपनी की 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की जो सैलरी स्लिप्स हैं उनको इकट्ठा करें। मतलब कंपनी से अगर वो बोलेगा कि मुझे सैलरी स्लिप्स बना के दें तो वो देंगे। सेकंड चीज़, आपकी सैलरी कितनी है, ये चीज़ फिर भी इतनी वेरी नहीं करती है, लेकिन आपका बैंक स्टेटमेंट कितना है ये चीज़ बहुत वेरी करता है। अमूमन आपने सुना होगा यूट्यूब पे अक्सर यूट्यूबर्स जो हैं वो कहते हैं 4 लाख 5 लाख 6 लाख का बैंक स्टेटमेंट हो तो ये इनफ होता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एटलीस्ट 10 लाख रुपए का बैलेंस आप उसमें रखें। और ये हरगिज़ मत करें कि ट्रिप पे जाने से लाइक 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना पहले आपने उसमें पैसे डाल दिए तो वो समझ जाएंगे कि यार ये बंदा जो है ये माशी तौर पे इतना खुशहाल नहीं है और ये 100% जाएगा और वापस नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ के बारे में एक मिथ बनी हुई है कि यहाँ जब लोग आते हैं तो यहाँ से सीधा बाहर जाते हैं। तो इससे नुकसान ये होता है जो एक ट्रू ट्रैवलर होता है जिसको वाकई ही घूमने फिरने का शौक़ होता है, जैसे कि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, तो फिर उन लोगों को भी वीज़ा नहीं मिलता। तो बात ये रही कि एक जॉब करने वाले के लिए 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, 8 से 10 लाख रुपए का बैलेंस, ठीक है, कंपनी की एनओसी, अगर शादीशुदा है तो अपना एमआरसी सर्टिफिकेट लगा दे। ये बहुत मतलब अच्छा एक डॉक्यूमेंट तस्वुर किया जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि इनके बीवी बच्चे हैं, शादीशुदा आदमी है, वापस आएगा। अगर नहीं है तो अपनी एफआरसी लगाए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें, एनातोलिया के ऑफिस जाए, क्लिफ्टन में दी फॉरम में 2nd फ्लोर के ऊपर है। 53,400 रुपीज़ फ़ीस है आज के लिहाज से, आगे का मुझे नहीं पता, डॉलर अप एंड डाउन होता है। सबमिट करा दे, 8-10 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है। मेरा रिप्लाई 21 डेज़ में आया था। ठीक है, तो ये है कि इंशाल्लाह ताला अच्छा जवाब आएगा और पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे लोग कौन होते हैं? दूसरे लोग वो होते हैं जो कि बिज़नेस करते हैं। तो बिज़नेस करने वालों के लिए थोड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जॉब करने वालों के। उसके अंदर ये है कि अल्लाह आपका भला करे कि आपको अपना 3 इयर्स का NTN जो है वो लगाना है, जिसमें 3 इयर्स की आपको अपनी रिटर्न्स लगानी है। आपको अपना कंपनी बैंक स्टेटमेंट लगाना है। अगर आप अपना कंपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं चलाते तो आप अपना करंट बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे 6 मंथ्स का। ठीक है, तो अल्लाह आपका भला करे। ये 2 चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी अपना MRC FRC जो है आप उसके साथ लगा दें। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो जॉब करने वाले हैं वो भी अपना 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि एटलीस्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगाइए। तो कुछ एजेंट्स लोग कहते हैं कि 3 मंथ्स की भी चलेगी, नहीं,
वो अपने पैसों के चक्कर में कि भाई हम तो केस सबमिट करा देंगे, अपने चार्जेस ले लेंगे, तो 6 मंथ की सबमिट करवाइएगा। हाँ जी, तो 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और 10 लाख रुपए तक का बैलेंस, 3 ईयर्स की टैक्स रिटर्न, ये सब कुछ आप MRC FRC आपके पास हो बिज़नेस वालों के लिए तो वो इसके साथ अटैच करें, और अपना कंपनी का लेटर हेड लगाएं जिसके ऊपर आपका पूरा प्लान बनेगा, जिसके ऊपर आप उनको अपना एक जेन्युइन रीज़न बताएंगे कि भाई आप क्यों जाना चाह रहे हैं, किस लिए जाना चाह रहे हैं। सिंपल लिखो भाई इस्तांबुल जा रहे हैं घूमने के लिए, सारी दुनिया जाती है तो हम भी जाएंगे देखने के लिए। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता ये सब कुछ करने के बाद भी जॉब वालों का या बिज़नेस वालों में से किसी एक का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो क्या करे बंदा। देखें, जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए बाहर वाले भी डेढ़ होशियार हो गए हैं। उनको पता है कि यार तुर्की तो ये बंदा घूमने के लिए तो आएगा नहीं, क्योंकि हालात माशाल्लाह से हमारे मुल्क के इतने अच्छे हैं कि लोग नारान का गान नहीं जा सकते। तो अब मैं तुर्किश एयरलाइन का अगर टिकट लेकर इधर आया हूँ तो 3,30,000 रुपये का टिकट है, जस्ट टिकट। ठीक है, मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ अज़रबैजान, तो मेरा 5.5-6 लाख रुपए का तो जस्ट टिकट है, जिसमें कुछ भी नहीं है भाई, खाना पीना कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आप लोगों को एक काम करना है, ठीक है। वो काम ये है कि आप किसी भी एक मुल्क को ट्रैवल कर लें, चाहे थाईलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे श्रीलंका हो। मैं अफ़गानिस्तान ईरान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये टूरिस्टिक प्लेसेस नहीं है। अब कोई आपको मशवरा देगा कि भाई आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एक साथ कर लो, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो भाई आप कर लें, ठीक है ना। सिंगापुर मैं होकर आया हूँ, सिंगापुर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये है कि अगर आप किसी एक से 2 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री करते हैं तो तुर्की आपको वीज़ा दे देगा। देखें, अभी से अगर आप 2-3 मंथ्स पहले चले जाते तो, या 1-1.5 साल पहले चले जाते तो तुर्की बिल्कुल ऐसा था जैसे बंदा दुबई का वीज़ा ले रहा है, लेकिन अभी इन लोगों ने मुश्किल कर दिया है। तो अगर आप वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद किसी एक आध मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री करके दोबारा अप्लाई करते हैं तो वो लोग भी ये चीज़ समझ जाते हैं कि यार क्योंकि हमने इसको रिजेक्ट किया था और ये एक जेन्युइन टूरिस्ट था, तो इसने कहा यहाँ नहीं तो मैं कहीं और घूमने चला जाऊँगा, और ये घूम कर वापस आया और इसने दोबारा अप्लाई किया। इट्स मीन ये इतनी सकत रखता है फाइनेंशियली कि ये अप्लाई कर सकता है, और इसने दोबारा अप्लाई किया। तो इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो 100% वीज़ा लगेगा आप लोगों का, इट्स अ गारंटी। तो बस ये था आज। आई होप कि मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं। तो बाकी ये है कि बैंक स्टेटमेंट जब भी बनाएं कोशिश ये करें कि वो बिल्कुल फेक ना लगे, और ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। आप इवन कि पेट्रोल भी डलवा रहे हैं तो अपने ATM कार्ड से डलवाइए, अगर ग्रोसरीज़ ले रहे हैं तो भी अपने ATM कार्ड को यूज़ करें। तो बाकी ये कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करें, ठीक है भाई। हम कोई ब्लॉगर तो है नहीं, तो जिस हद तक कोशिश कर सकता था एक बेहतर वीडियो बनाने की, तो वो अपने भाइयों के लिए मैंने बना दी। अगर मज़ीद कोई सवाल हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी और मुल्क के हवाले से भी कोई सवाल हो, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, सऊदीया, अज़रबैजान, तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।